सबसे पहले तो मैं भारत की सरकार का इस संकल्प के लिए अभिनंदन करना चाहूंगा कि उन्होंने ये सोचा कि 31 मार्च 2026 तक हम देश से नक्सलवाद को जड़ से समाप्त कर देंगे। इस संकल्प के लिए बहुत बहुत साधुवाद, ताकि देश के किसी भी नागरिक को जान न गंवानी पड़े और देश के हर इलाके में विकास पहुंचे, जिससे वहां पर रहने वाले सब लोगों का फायदा हो। एक और बात मन में आती है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सैन्य बल लगातार काम कर रहे हैं और ये हम संकल्प पूरा कर भी लेंगे 31 मार्च 2026 तक। लेकिन प्रश्न उत्पन्न होता है कि जो यूनिवर्सिटीज के अंदर जो नक्सलवाद की जड़ें जमी हुई हैं और जिसके कारण से जंगलों में नक्सलवाद गया, जो गरीब विरोधी है, जो गरीबों के नाम पर, गरीबी के नाम पर गरीबों को गरीब रखने का काम करते हैं, इनसे किस तरीके से निपटा जाए। एक चैलेंज तो हम पूरा कर जाएंगे संकल्प, लेकिन दूसरा जो संकल्प है वो उतना ही जरूरी है, क्योंकि कोर जो सिस्टम है वो वहां पर होता है। मैं प्रधानमंत्री जी का एक कथन कोट करना चाहूंगा, जब उन्होंने कहा कि सरकार के निर्णायक फैसलों से आज नक्सलवाद जंगल से तो साफ हो रहा है, पर आज वो अर्बन सेंटर्स में पैर पसार रहा है। हमें याद रखना चाहिए कि शहरी नक्सली हमारे विकास और विरासत दोनों को नुकसान पहुंचाते हैं, और यदि भारत को विकसित राष्ट्र बनना है तो विकास भी चाहिए और विरासत भी चाहिए। इसलिए भारत के राजनीतिक दलों को, मैं विशेष रूप से कह रहा हूं, भारत के राजनीतिक दलों को, सामाजिक संगठनों को, प्राध्यापकों को, विद्यार्थियों को, डॉक्टर्स को, इंजीनियर्स को बहुत सतर्कता से और समझता से काम लेने की जरूरत है। मीडिया कर्मियों को भी बहुत ही समझदारी से, क्योंकि इनके कोई चेहरे नहीं है जब हम अर्बन नक्सल की बात करते हैं। ये विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर भी हो सकते हैं, ये डॉक्टर्स भी हो सकते हैं, ये कर्मचारी भी हो सकते हैं, न जाने किस रूप में आपको ये मिल जाएं। आप ध्यान तो करो 2016 की घटना जब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में हुई और अफजल गुरु के समर्थन में नारे लग गए कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, और भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी। क्या हम सबका सिर शर्म से नहीं झुका? बिल्कुल झुका। क्या ये शिक्षा हारी नहीं? क्या ये अर्बन नक्सलवाद का एक उदाहरण है कि शिक्षा हारी? कैसे बच्चों के मनों को कौन खराब कर रहा है, ये सोचने की बात है। अर्बन नक्सल प्रोफेसर्स, टीचर्स, छोटे छोटे बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे देश के अलग अलग भागों से विश्वविद्यालयों में पढ़ने आते हैं। वो जानते नहीं बहुत सारी चीजों को, और जो भी बच्चा आता है, शहर से आता है, छोटे शहर से आता है, गांव से आता है, दूर जंगल से आता है, उसके अपने संघर्ष हैं, हर एक के अपने संघर्ष हैं। लेकिन उन संघर्षों के कारण से उनको बरगलाया जाता है, उनके मनों को कलुषित किया जाता है, जो एक काम होता है। इसी कारण से ये जो अर्बन नक्सल है पनपता है विश्वविद्यालयों के अंदर। इसका निपटारा नहीं होगा तो अब जो संकल्प जंगल में पूरा होगा और जगह पूरा होगा, ये दोबारा शुरू हो सकता है। इस कारण से इस पर ध्यान देने की और इसके खिलाफ माहौल बनाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि इस पर इनको पहचानने की, समझने की और आगे कैसे करें, इस पर विचार करने की बहुत जरूरत है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि फिल्म बहुत ही सशक्त माध्यम है मनों को प्रभाव डालने पे, और इसका एक दूरगामी प्रभाव पड़ता है सबके ऊपर। एक फिल्म आप में से बहुत सारे लोगों ने देखी होगी, मतलब अच्छी भी बनती है सब्जेक्ट पे, दूसरे पक्ष की भी बनती हैं। विवेक अग्निहोत्री की एक फिल्म आई थी, बुद्धा इन ए ट्रैफिक जैम। बहुत सारे लोगों ने देखी भी होगी बुद्धा इन ए ट्रैफिक जैम। लेकिन जिन्होंने नहीं देखी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आज या कल उसको देखिएगा जरूर। आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी ये फिल्म। मैं क्यों कहता हूं देखूंगा कि आप विश्वविद्यालयों के अंदर देश के अर्बन नक्सल का मोडस ऑपरेंडी क्या है, किस मॉडल पे, किस फ्रेमवर्क पे वो काम करते हैं, उसको थोड़ा सा दिखाने का प्रयास किया उसके अंदर। 14 में ये रिलीज हुई मुंबई फिल्म फेस्टिवल में, और 16 में थिएटर में आई ये फिल्म। इसमें क्या है, एक स्टूडेंट एमबीए करने आता है, उसको दिखाया है कि एमबीए करने के लिए आया हुआ है, तो एक प्रोफेसर जो अर्बन नक्सल है वो किस तरह उसके मन को पॉल्यूट करता है।
क्लास में वो पहले बात करता है एज ए कैपिटलिस्ट, आता है सामने और वो बात करता है नहीं नहीं करप्शन तो अच्छा होता है, करप्शन बढ़ेगा तो ग्रोथ बढ़ेगी। तो एक दो बच्चे अपोज करते हैं उस बात को कि नहीं सर करप्शन से कैसे बढ़ेगी, करप्शन नहीं होना चाहिए। तो वो आइडेंटिफाई करते हैं कि आप मुझे आके बाद में मिलिए। वो कमरे में जाते हैं, वो बच्चे उस प्रोफेसर से मिलते हैं। जब वो मिलते हैं तो कहता है मैं तुम्हारी जब उम्र का था तो मैं भी इसी तरह के बातें करता था, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं आप इनको पढ़िए। मन को पॉल्यूट करना उसने शुरू किया, फेस उसने कैपिटलिस्ट का लिया और धीरे धीरे वो जो विद्यार्थी है वो उसका मन पूरी तरह से बदलता है और वो कहता है कि मैं आदिवासी का हक दिला सकता हूं, यह तो मुझे पता नहीं है, लेकिन उनके हक की आवाज तो उठा सकता हूं। यानी इमोशनल ब्लैकमेल करना शुरू किया कि मैं, और कहता है मैं आदिवासियों के साथ हूं तो क्या मैं एंटी नेशनल हूं। वो प्रोफेसर कहता है नहीं, इनक्रेडिबल इंडिया की चमक के पीछे सिविल वॉर की खुशबू तुम्हें नजर नहीं आती। झूठी कहानियां, झूठे नैरेटिव, झूठा डेटा, झूठी सोच, ये सब मिलाकर बच्चों के मन को पॉल्यूट करने का प्रयास किया जाता है। इसलिए ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। ये मैं मानता हूं कि एक अच्छा कंट्रीब्यूशन विवेक अग्निहोत्री जी का इसमें है कि किस तरीके से ये पूरा सिस्टम काम करता है। लेकिन दूसरा पक्ष भी, एक फिल्म आई थी 2005 में, हजारों ख्वाहिशें ऐसी, और उसमें दिल्ली विश्वविद्यालय से वो शुरू होती है, फिल्म दिखाया जाता है, हिंदू कॉलेज में उसकी शूटिंग भी हुई उस फिल्म की। और कैसे उसका जो मेन हीरो है के मेनन, ग्लोरिफिकेशन किया जाता है नक्सल का, ग्लोरिफिकेशन करके और दिखाया जाता है यही सच है, यही सब है, एक नैरेटिव बिल्डिंग का काम किया। मैं ऐसा मानता हूं कि जो फिल्मकार हैं जो इस तरह से ग्लोरिफिकेशन करते हैं वो गुनाह करते हैं देश के साथ में, छोटे छोटे बच्चों के मनों को पॉल्यूट करते हैं। उनको समझना, उनको आइडेंटिफाई करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि जब बच्चों का मन खराब होता है तो लंबे समय उसका इफेक्ट रहता है उनकी जिंदगी के अंदर। इसलिए टीचर्स की बहुत भूमिका है। और पर होता पता क्या है, आप जानते हैं लेकिन बोलते नहीं है। मैं जो टीचर्स यहां बैठे हैं उनके लिए कह रहा हूं, आप जानते सब हैं, समझते भी हैं कि विश्वविद्यालयों में क्या होता है, बोलते नहीं है कि सोचते हैं हमें क्या पड़ी है, हमें क्या पड़ी है तो दूसरों का काम है। ये जो हमें क्या पड़ी है दूसरों का काम है, ये जो भाव है, ये देश को नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि देश के हित की चिंता करना हमारा काम है, इस समाज ने। और दूर बैठे माँ बाप जो बच्चे हैं वो टीचर्स के भरोसे पे विश्वविद्यालयों के अंदर आते हैं। अगर हम ऐसा उन्हें माहौल नहीं दे सकते हैं, हमारी कितनी बड़ी कमी है, पर उस कमी का क्या हमको एहसास है क्या? तो मैं मानता हूं कि फिल्मों का दोनों तरह का है, बहुत सारी वेब सीरीज भी आती हैं, पर मत बनाइए ऐसी जहां अननेसेसरी ग्लोरिफिकेशन हो। सच दिखाइए, देश का हित की चिंता कीजिए, आपका बहुत प्रभाव है उसका एहसास करिए। मुझे लगता है इस पर चेक करने की बहुत जरूरत है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय आने से पहले दिल्ली में एक दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी है, DTU, उसका वाइस चांसलर था। तो मैं सबसे पहले एक दिन ऑफिस में बैठा था तो मेरे पास 7-8 गर्ल स्टूडेंट्स मिलने आई। तो उन्होंने कहा कि हम पिंजरा तोड़, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, हम आपसे मिलना चाहती हैं। तो जब मैं मिला तो मैं हैरान रह गया उनकी सोच पे। मैंने कहा बताओ बेटा क्या प्रॉब्लम है? तो उन्होंने कहा कि हमें कर्फ्यू से आजादी चाहिए। मैंने कहा कौन सा कर्फ्यू लगा हुआ है यूनिवर्सिटी के अंदर? उन्होंने कहा कर्फ्यू ही तो है कि आप हमारे को हॉस्टल में रात को 9 बजे बंद कर देते हो और उसके बाद हम 9 बजे के बाद हॉस्टल से निकल ही नहीं सकते हम, तो इस कर्फ्यू से हमको आजादी दिलाओ। तो मैंने कहा 9 बजे के बाद बेटा सुरक्षा है, बहुत सारी समस्याएं। कहते हैं कि लड़कों के साथ तो नहीं है, उनको तो आप रात भर कभी भी आ जाए, हमारे को क्यों नहीं? तो आप भेद करते हो लड़के और लड़कियों में। मैं कहा ऐसी बात नहीं। कहते तो वो क्या हुआ कि उनकी जो टोन और टेनर था ना वो बदलता चला गया और वो मिसबिहेव के तरह से आ गई। वो कहती है कि सुरक्षा आप नहीं दे सकते, सारे कैंपस में लाइट आप नहीं जलवा सकते, दिल्ली को सेफ और सिक्योर आप नहीं कर सकते, भुगते हम लड़कियां। मैं कहा नहीं बेटा ये बात नहीं है। वो सुनने को तैयार नहीं हो रही थी कि आपका काम है हमारे को सुरक्षा देना। तो मैंने कहा कि अच्छा ऐसा करो, कई बार क्या होता है ना आदमी अपनी जान बचाने के लिए भी बहुत कुछ कह देता है। तो मैंने कहा ऐसा करो अपने पेरेंट्स से लिखवा लाओ, जिसके पेरेंट्स अलाउ कर देंगे हम आपको अलाउ कर देंगे। तो जवाब सुनिए, जवाब सुनिए आप, जवाब सुनिए। वो कहते हैं पेरेंट्स भी तो आप ही जैसे दकियानूसी हैं, जैसे आप हो वैसे हमारे पेरेंट्स हैं।
ये आजादी की लड़ाई है, ये मां बाप के खिलाफ भी है, आपके खिलाफ भी है। मैं हैरान रह गया यार, काहे का पिंजरा तोड़ तुम्हारा? क्या सोच डेवलप हो रही है विश्वविद्यालयों के अंदर। और देखिए फिर वो कहते हैं हम नाइट मार्चेस निकालेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय में भी ऐसा होता है, हम रात को 12 बजे मार्च निकालेंगे अपनी आजादी को एस्टैब्लिश करने के लिए, इस समाज के खिलाफ जो हमें रोकता है। तो मैंने कहा तुम्हें कृतज्ञता का कोई भाव नहीं क्या? एक अच्छे विश्वविद्यालय में एडमिशन हुआ, जो विश्वविद्यालय सरकारी पैसे से चलता है, तो उसको हर देश के नागरिक का उसमें कंट्रीब्यूशन होता है उस विश्वविद्यालय के अंदर। आपको न तो कोई कृतज्ञता का भाव है, पर आप देखिए वो सोच से होता क्या है। वैसे तो एब्सोल्यूट फ्रीडम इज ए स्टेट ऑफ यूटोपिया। एब्सोल्यूट फ्रीडम इज ए स्टेट ऑफ यूटोपिया। It doesn't exist and it should not exist. It doesn't exist and should not exist also. बेटियां हैं वो हमारी, पर कैसी सोच बनी, रात को मार्च निकालेंगे। और जब दिल्ली में एंटी-सीए प्रोटेस्ट हुए, बहुत सारे लोगों को हैरानी होगी, सबसे पहले ये पिंजरा तोड़ आगे था उसमें, क्योंकि वो सोच ऐसी डेवलप हुई। उनके फाउंडर्स देवेंगना कालिता और नताशा नरवाल, दोनों को अरेस्ट किया गया 2020 के अंदर। किसमें? अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, यूएपीए के अंदर अरेस्ट हुई। दिल्ली रॉयट्स में उनका नाम आया। न कोई देश के लिए सम्मान, न कोई पेरेंट्स के लिए सम्मान, न कोई व्यवस्था का सम्मान। एरोगेंस ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर, यह भी तो अर्बन नेक्सलिज्म का एक रूप है। इसको भी उतना ही खत्म करने की जरूरत है। ये लोग ना बेटे का धर्म निभाते, ना बेटी का धर्म निभाते, ना कोई नागरिक होने का धर्म निभाते, ना सोचते, न संविधान के प्रति कोई इनका रिस्पेक्ट है। स्वाधीनता और डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लेकिन जिस जिस स्टेट में होते भी हैं, सबसे ज्यादा डेमोक्रेटिक वैल्यूज का हनन ये सोच करती है। आप देखिए ना, कोई फिल्म हो, अब चाहे बंगाल फाइल्स की बात कर लो, अभी मैंने जैम एंड बुद्धा एंड ट्रैफिक जैम, जावतपुर यूनिवर्सिटी में नहीं स्क्रीनिंग होने दी, न जाने कितनी यूनिवर्सिटीज में, पर वहां सबसे ज्यादा डेमोक्रेसी की बात होती है। तो इनकी बातों में नहीं आए। जब हम कहते हैं कि इसके बाद नेक्स्ट चैलेंज है कि इनको विश्वविद्यालय से निकालना है, ताकि भोले भाले लोगों के मनों को, बच्चों को खराब ना करें, आने वाली पीढ़ियों को ना खराब करें। ये जो वे ऑफ लाइफ है, ये क्या है, खराब ही देखते हैं चीज में, अच्छा देखना है इनको सिखाया ही नहीं जाता। खराब ही देखना के कारण से होता क्या है, किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि भला बुराना कोई रूप से कहलाता है। भला बुराना कोई रूप से कहलाता है कि दृष्टि भेद ही गुण दोष दिखलाता है। कोई कमल की कली देखता है कीचड़ में, किसी को चांद में भी दाग नजर आता है। तो ये जो चांद में दाग नजर आने की इनकी प्रवृत्ति है, इससे बचने की जरूरत है। और बात करेंगे जब यहां बैठेंगे कि 2000 किलोमीटर दूर गांव में आदिवासियों के साथ, गांव के लोगों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है, आप पे सोल्यूशन क्या है बताइए ना। सिर्फ बात करके, माहौल खराब करके उन बच्चों के इमोशंस से खेलना चाहते हैं, ताकि उनका भविष्य न बन जाए, ताकि वो अच्छा जीवन न जी पाए। आखिर माँ बाप ने कितने आस से दिल्ली जैसे शहर में दूर से बच्चों को भेजते हैं पढ़ने के लिए, और आकर यहां पर 2-4 एफआईआर करवा देते हैं, उनके खिलाफ एफआईआर हो जाती है। रोज आंदोलन करेंगे तो 2-4 एफआईआर हो जाएंगे। एफआईआर किस लिए रजिस्टर कराने में इंटरेस्ट होता है कि ये फिर बच के जाएगा क्या, मैं अभिषेक के खिलाफ एफआईआर करा दूं, अब तो अभिषेक मेरे साथ रहेगा ही, सर फंस गए, अब तो क्या करें। ये मोडस ऑपरेंडी जो है ना, कि बच्चे को फंसाकर अपने साथ रख लो, मां बाप से उसको दूर कर दो, थोड़ी सी सहायता कर दो, एक आंदोलन ले जाओ, 500-1000 रुपया दे दिया, ये ना एक ऐसा साइकिल है कि उससे बच्चा बाहर ही नहीं आ पाता है। एक जानवर जब हड्डी खाता है, एक समय के बाद में क्या होता है, वो जो हड्डी होती है वो खाता रहता है, उसमें से मांस निकल जाता है, तो उसका ही ब्लड निकलने लगता है, वो उसी को खा कर अपने आप को सोचने लगता है कि मैं अच्छा कर रहा हूं। देश का हित की चिंता नहीं करते, देश को तोड़ने जैसे काम करते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर ये भारत के संविधान को, भारत के लोगों को, भारत की जनता का अपमान रोज करते हैं। इस कारण से इनको आइडेंटिफाई करके नेस्त नाबूद करने की बहुत जरूरत है। अभिषेक, बिल्कुल आपने ठीक कहा, और आईजी साहब ने जो बात कही कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़ देते हैं, ये सब तो वो वहां पे कर ही रहे हैं। उनके हाथ में बंदूक भी है, उन्हें न जान की किसी की परवाह है।
पर मैं मानता हूं कि वो तो खतरनाक है ही जो कर रहे हैं, उनसे ज्यादा खतरनाक वो हैं जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के अंदर बैठे हुए हैं और वो इस नक्सलवाद की विचारधारा का पालन पोषण करते हैं, जस्टिफाई करते हैं, रिसर्च पेपर्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं रिसर्च के नाम पर? फील्ड डेटा फज किया जाता है, उसके हिसाब से कुछ रिजल्ट निकाले जाते हैं, सेलेक्टिव डेटा इकट्ठा करते हैं और एजेंडा ड्रिवन एनालिसिस होता है उसका। बहुत पेपर छपते हैं, बहुत सारे विदेशों के जर्नल्स उसको छापते भी हैं। इसीलिए यूनिवर्सिटीज को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि डेटा का मैनिपुलेशन और उसका इंटरप्रिटेशन का जो काम है, ये जो परवर्टेड माइंड है जो देश के खिलाफ हैं, ये जब करते हैं तो एक नई तरह की सोच का निर्माण करते हैं। ये बहुत ही खतरनाक सोच है। वो तो जो करते हैं वो करते ही हैं, लेकिन जो टीचर्स से मेरा निवेदन है, जो यहां भी बैठे हैं और आपके माध्यम से बाकी सबसे भी, कि ये गतिविधियों को देखकर जो बोलते नहीं हैं, जो चुप रहते हैं, आवाज नहीं उठाते हैं, आप भी तो कहीं गुनाहगार बनते हैं उसके। और आप, क्योंकि रामधारी सिंह दिनकर को कोट करना चाहूंगा, उन्होंने कहा, एक बहुत अच्छी बात कही थी कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध। समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो प्राध्यापक हैं जो तटस्थ हैं कि हमको क्या पड़ी है, वो जो बात है उनका भी एक अपराध है और उसका एहसास होने की आज आवश्यकता है। आर्म्ड फोर्सेस अपना काम कर रही है, सरकार काम कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है, हमें और अच्छा काम करने की जरूरत है और हम अच्छा काम करते दिखने भी चाहिए। बहुत उदाहरण है, अभी अभिषेक ने बिल्कुल ठीक कहा, भीमा कोरेगांव हिंसा 2018 में जो हुई, कास्ट वायलेंस हुई वो बेसिकली, और उसके अंदर महाराष्ट्र पुलिस ने इस देश के कई लेखक, पत्रकार, शिक्षक और दूसरे लोगों को गिरफ्तार किया और दिल्ली विश्वविद्यालय तक उसकी आंच आई। हनी बाबू जो एसोसिएट प्रोफेसर इंग्लिश के थे, उनको अरेस्ट किया गया और अभी भी वो जेल में ही हैं। ऐसे न जाने कितने शिक्षाविद थे, पर इतना मैं, मेरे जो यहां पर बच्चे बैठे हैं उनके लिए बताना भी चाहूंगा। हनी बाबू हुई, शोभा सेन नागपुर विश्वविद्यालय से, रोना विल्सन एक रिसर्चर, वर्नर गोसानविलिस, अरुण फरेरा, आनंद तेल तुंबड़ के, गौतम नवलखा जैसे कई शिक्षाविद और कार्यकर्ता भीमा कोरेगांव में आरोपी बने। उन पर आरोप है कि उनका माओवादी संगठनों से संबंध है और सरकार के खिलाफ, देश के खिलाफ एक आंदोलन खड़ा करने का और साजिश रखने का, लोगों को भड़काने का उन्होंने काम किया। और ये रोज हो रहा है विश्वविद्यालयों के अंदर। नए नए चैलेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि देश तरक्की न कर जाए, उसको कैसे उसमें ब्रेक लगाई जाए और विश्वविद्यालयों को उसका हिस्सा बनाया जाए। हमारे पड़ोसी देशों में जो कुछ हुआ भारत में रिपीट न करने की कोशिश है। हम सबको बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है, हमारी जिम्मेदारी भी बड़ी है। इससे कितना नुकसान करते हैं इसका कोई असेसमेंट ज्यादा हुआ नहीं देश में। आज समय आ गया है कि इसकी असेसमेंट की भी आवश्यकता है कि कितने बच्चों का भविष्य इन लोगों ने खराब किया। अगर ये डेटा को फज करके, गलत बातों का प्रोपेगेंडा करके, संविधान के खिलाफ बोलकर डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंचाकर रह सकते हैं, तो इनके काउंटर नैरेटिव यदि हमारे पढ़े लिखे दूसरे शिक्षक नहीं खड़ा करेंगे, तो आप भी तो रिसर्च कीजिए ना, और सही रिसर्च कीजिए, देश को सही बात बताइए और देश के हितों की चिंता कीजिए। ये ही राष्ट्र प्रेम है, ये ही हमसे एक्सपेक्टेड है। उनसे लड़ाई जो है, अर्बन नक्सल की जो लड़ाई है, वो तो आईजी साहब और पुलिस लड़ी रही है। वैचारिक लड़ाई तो हमको लड़नी है, हमको तैयार होने की जरूरत है। लेकिन हम सच के साथ रहते हुए, देश की व्यवस्थाओं के साथ रहते हुए, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में रहते हुए सही रिसर्च करके डेटा निकालना हमको चाहिए। और हमको भी रिसर्च आर्टिकल लिखने चाहिए जिससे इनको हटाया जा सके, इनके नैरेटिव्स को कमजोर किया जा सके, खत्म किया जा सके। ये बहुत बड़ा काम है। मैं अपेक्षा करता हूं और अपील करता हूं टीचर्स से जो यहां बैठे हुए हैं, आप अपनी भूमिका में तो आइए ना। भाषण में चाणक्य का नाम तो बहुत लेते हैं। शिक्षक कभी साधारण नहीं होता भाई साधारण, पर असाधारण बन के तो दिखाओ। मैं चैलेंज कर रहा हूं, असाधारण बन के तो दिखाओ। आज देश आपसे अपेक्षा करता है और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो कार्यक्रम है बहुत सारे मनों को बदलने का भी तो काम करेगा। अगर हमारे मन बदलेंगे और हम सतर्क होंगे तो वही देश की अच्छे से सेवा कर पाएंगे। एक कहावत है कि व्यक्ति मरता है, विचार नहीं मरते। विचारों की लड़ाई लंबी चलती ही है,
और वो ज्यादा स्ट्रैटेजिक रूप से चलाने की आवश्यकता है।